अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, massless string and a massive bob in which the oscillations take place. Such kind of system is called simple pendulum. 1568 सदी की बात है, जहाँ पर जब गलीलियो गलीली एक चर्च में जा रहे थे, वहाँ पर देखा कि काफ़ी जो वहाँ पर कुछ रस्सियाँ थी, वहाँ पर उसमें कुछ दिए थे वो लटक रहे थे और ऐसे मूव कर रहे थे मानो कि वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहे हैं। वो नेचुरल वाइब्रेशंस थे, जहाँ से उन्होंने रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझा और उन्होंने एक सिंपल पेंडुलम के मुताबिक एक थ्योरी दी उन्होंने, और बाद में काफ़ी साइंसदानों ने उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के उसको सिंपल पेंडुलम का नाम दे दिया। और सिंपल पेंडुलम इस्तेमाल होता है टाइम देखने के लिए। अभी तो खैर नहीं होता है यूज़, क्योंकि सिंपल पेंडुलम उस ज़माने की बात है जब सिंपल पेंडुलम को वक्त के एक चलते हुई घड़ी को दिखाने के लिए काम आता था। सिंपल पेंडुलम ये कैसे बनता था, यहाँ पर देखें। एक हम फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट ले रहे हैं, हमारे पास ये एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है। अगर ये फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट हम कंसीडर करें, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, और आप इसको सिर्फ तसव्वुर करें अपने ख्याल में कि हमारे पास एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, या ऐसा माने कि हमारे पास कोई रूफ है, कोई हमारे पास ऐसी पट्टी है जो वहां पर एक फिक्स पड़ी हुई है। इसमें एक थ्रेड है, ये जो थ्रेड है यहां से यहां तक, इसमें ये जो धागा है, इस धागे का कोई भी मास हम कंसीडर नहीं कर रहे। ये मासलेस थ्रेड है, मासलेस स्ट्रिंग है। और तीसरी बात इसमें आप कंसीडर करें, एक बो जिसका मास कंसीडरेबल है, मैसिव बो, मैसिव बो। हमारे पास एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, एक मासलेस स्ट्रिंग है, एक मैसिव बो है। अगर हम इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें अगर दो चीजें होंगी, एक इलास्टिसिटी और दूसरी इनर्शिया, तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया के वजह से ये पीछे आएगा, आगे चलता जाएगा और फिर पीछे आएगा, वाइब्रेशन होते जाएंगे और इन्हीं वाइब्रेशन को आगे चलकर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मानेंगे। पर ये होगा कैसे, ये आपने नाम याद कर लिए होंगे, मैसिव बो, मासलेस स्ट्रिंग, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट। हम ऐसा कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने का तरीका क्या है हमारा, हम इसको फोर्स लगाकर यहां से यहां तक ले आ रहे हैं। अगर हम इसको फोर्स लगाकर यहां से यहां तक ले आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, अभी यहां से यहां तक ले आने के वक्त पर यह आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं माना जाएगा। पर यहां पर ले आने के बाद में जब हम इसको रिलीज करेंगे, बाद में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ना ही हम इसको एयर में कंसीडर कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर निग्लिजिबल है, एयर है ही नहीं। और क्योंकि इसको अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें इसको आइडियली पढ़ना पड़ेगा। पहली बात, एयर नहीं है, ये आप मान लें। दूसरी बात कि यहाँ पर ले आने के बाद, एक्सट्रीम पॉइंट पर ले आने के बाद इसको अगर हम रिलीज करेंगे, बाद में इसके ऊपर बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर नहीं लगेगी और इसको यहाँ से रिलीज करने के बाद आइसोलेटेड सिस्टम में माना जाएगा।
चलो ठीक है, ये अगर हम असम्पशंस मानेंगे फिर हम इसको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसको छोड़ेंगे तो ये ग्रेविटी अगर इसको नीचे खींच रही है अपनी कशिशे सफल से, अगर इसको ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है क्योंकि इसका मास है, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका वेट बनता है, और अगर वेट इसका नीचे है इसी वेट की वजह से ये आगे चलता आएगा, और जैसे ये आगे चलता आएगा तो इस वेट को आप इलास्टिसिटी मान लें। इलास्टिसिटी का काम यहाँ पर स्प्रिंग नहीं करता, स्प्रिंग की बजाय यहाँ पर क्या होता है, वेट होता है, और ये वेट नीचे खींचता है इसको, पर ये नीचे नहीं आ सकता और ये आगे चलता जाएगा। इलास्टिसिटी जब इसको यहाँ पर ले आएगी, इलास्टिसिटी का फोर्स 0 हो जाएगा, पर इनर्शिया फिर इसको ऊपर ले आएगी और ये फिर से यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। फिर से वेट नीचे होगा और वेट नीचे हो जाने की वजह से ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वेट नीचे है, वेट की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? सीधी सी बात है कि ये जो वेट है ये वेट टेढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें इसके टेढ़ेपन की वजह से मतलब ये वर्टिकल नहीं है, ये असल में वेट इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि इसकी जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसको यहाँ से खींच रही है, जिसको हम टेंशन मानेंगे। टेंशन का मतलब होता है द फोर्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग विथ व्हिच द बॉब और एनी पार्टिकल इज अट्रैक्टेड और अप्लाइड इन द डायरेक्शन। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है, जिस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन। यहाँ पर एक एंगल बन रही है क्योंकि इसी एंगल पर इसको मोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ पर ले आने की वजह से एंगल बन रही है, वो एंगल थीटा है। अब देखेंगे हम कि ये जो बॉब है, इस मैसिव बॉब है, इसका वेट नीचे है। दरअसल ये वर्टिकली, अगर आप इसको नाम देंगे कि ये वर्टिकल फोर्स है तो आप नाम दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वन डायमेंशनल है। दरअसल ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच वाला कोई फोर्स या फिर एक टेढ़ा फोर्स। यहाँ पर हम देखें कि जहां पर टेंशन है, ये टेंशन एक नॉर्मल रिएक्शन है। रिएक्शन जहां होता है वहीं पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की वाई एक्सिस मानी जाती है। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। अब देखिए कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाली लाइन पूरी की पूरी, इनके बीच में ये वेट है। इसको आप पहले वर्टिकल फोर्स मान रहे थे, पर ये वर्टिकल फोर्स अब नहीं है, क्योंकि हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से बनाना होता है कि जहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो, जहां पर रिएक्शनल फोर्स हो, वहीं पर आपको वाई एक्सिस की लाइन रखनी पड़ती है, वहीं पर डायरेक्शन रखनी पड़ती है वाई एक्सिस की। तो ये जो वेट है ये टू डायमेंशनल है, और ये जो वेट है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि जो भी फोर्स एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में होता है उनके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक डब्ल्यू वाई एंड एक डब्ल्यू एक्स। एक हो गया डब्ल्यू वाई, दूसरा हो गया डब्ल्यू एक्स। यहाँ पर देखें कि डब्ल्यू वाई और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये आपको बात समझनी चाहिए कि अगर पहले एंगल बन रही थी, ये एंगल ऐसी जगह पर बन रही थी जहां पर जो हेड्स थे ना वो आउटवर्ड थे, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला सिस्टम ले रहे हैं तो ऊपर इस फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट के लिहाज से रस्सी का जो पुल है वो नीचे होगा, रस्सी नीचे पुल करेगी, और
यहाँ पर ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसका वेट नीचे है, लिहाजा ये रस्सी नीचे फोर्स लगाएगी, यहाँ पर होगी रस्सी तो नीचे फोर्स लगाएगी। हम कहेंगे एंगल कहाँ बनी है, उस जगह पर बनी है जहाँ ये जो हेड्स हैं इन इस जगह से दूर है, मतलब ऐसी जगह पर एंगल बनी हुई है जहां पर हेड्स दूर है। आप ये तो कहेंगे सर पहले यहाँ पर हेड ऊपर था, आपने हेड नीचे कर लिया। अगर आप इस बॉब की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो आप कहेंगे कि इसमें जो टेंशन है रस्सी में ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ है। अगर आप इस फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट की बात कर रहे हो तो इसके लिहाज से अगर हम टेंशन की डायरेक्शन मानेंगे तो वो नीचे होगी, क्योंकि टेंशन एक ऐसा फोर्स है कि एक ही स्ट्रिंग में दो डायरेक्शंस ले सकता है। डिपेंड इस पर है कि किसकी लिहाज के आपको डायरेक्शन मालूम करनी है। अगर हम देखें कि ऊपर इस जगह पर उस जगह पर एंगल बन रही थी जहां पर हेड्स नहीं थे, यहाँ पर भी एंगल उसी जगह पर बनाएंगे जहां पर हेड्स नहीं है। इसका हेड भी बाहर जा रहा है, इसका हेड भी बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल बनेगी। अगर यहाँ पर एंगल बनेगी तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मींस WX परपेंडिकुलर है, WX को हम परपेंडिकुलर मानेंगे। और WY को क्या मानोगे आप, जो एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल होती है उसको हम मानते हैं बेस। सो इससे क्लियर होता है कि WX W cos थीटा के बराबर नहीं, W sin थीटा के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर का नाम जिससे लगता है वो sin थीटा का होता है। और बेस WY है, W cos थीटा। यहाँ पर सारी जो दोनों टर्म्स है वो उल्टी हो गई, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि WX हमेशा W cos थीटा के बराबर होता है, पर यहाँ पर हमने देखा WX W sin थीटा के बराबर है। क्यों? डिपेंड है एंगल पर। और W चूंकि वेट है हम कहेंगे mg, यहाँ पर भी आप लिखेंगे mg। सो पहली बात कि यहाँ पर ये बॉब नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है WY ये कैंसिल होता है टेंशन से। टेंशन इज इक्वल टू WY व्हिच इज इक्वल टू mg cos थीटा। पर यहाँ पर तो ये आ रहा है, अगर यहाँ पर आ रहा है थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट तय करता आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स और कोई नहीं, यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स है mg sin थीटा, mg sin थीटा। सो सिंपल पेंडुलम में कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है कोई भी पार्टिकल को वाइब्रेट कराने के लिए? mg sin थीटा। यही बात हमने इंक्लाइंड प्लेन में भी पढ़ी हुई थी। mg sin थीटा फोर्स होता है जो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी भी पार्टिकल को स्लाइड करवाता है। यहाँ पर देखें ये जो फोर्स होता है, फोर्स की हम यहाँ पर इक्वेशन अगर देखें तो ma होती है, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें m कैंसिल होती है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में हमने देखा है कि एंगल मौजूद है, पर अगर ये बॉब नीचे आएगा, नीचे आता जाएगा, तो नीचे आने के लिए पहले इसको इस लोकेशन में आना पड़ेगा, फिर इसको इस लोकेशन में आना पड़ेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट तय करके आगे आना पड़ेगा। सो इतनी एंगल बीच में जो एंगल्स बनेगी, पहले 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, मतलब अगर ये आगे चलता आएगा तो थोड़ी एंगल बनाते आगे चला आएगा। और यहाँ पर जो थोड़ी एंगल बनेगी, यहाँ पर मैं इस पे क्यों जोर डाल रहा हूँ कि थोड़ी एंगल बने, इसलिए क्योंकि अगर आप स्मॉल एंगल ले रहे हो, फॉर स्मॉल एंगल, smaller angles, sin theta is approximately equal to tan theta। अगर आप कैलकुलेटर में साइन 5 डिग्री लें
और tan 5 डिग्री लें तो दोनों का जवाब सेम आएगा। sin 2 डिग्री लें, tan 2 डिग्री लें, दोनों का जवाब सेम आएगा। सो लिहाजा यहाँ पर मैं g sin थीटा हटाकर g tan थीटा ले रहा हूँ। यहाँ पर देखें आगे चलकर यहाँ पर क्या होता है, a इज इक्वल टू g tan थीटा। यहाँ पर tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस मल्टीप्लाई ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर देखें कि ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, और ये जो लाइन है ये बेस वाली लाइन है, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्ट्रिंग। पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है तो x डिवाइड बाय l होगा, x डिवाइड बाय l इनटू g इज इक्वल एक्सीलरेशन। माइनस देने, अगर आप दोनों को वेक्टर मान रहे हो तो इसको माइनस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पॉइंट के अवे मानी जाती है, यहाँ से यहाँ तक, और एक्सीलरेशन मीन पॉइंट की तरफ होती है। ये हमने पिछले वीडियो में बात की हुई है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। ये बात बार बार दोहराने की नहीं होती। जहां पर भी आपको माइनस देनी है आप ऑटोमेटिकली दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस बात से ये हमें प्रूफ मिला कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की हमेशा माइनस टाइम प्रोपोर्शनल होती है। मतलब सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर। ये बात प्रूव हो गई, पर हमें ये बात प्रूव नहीं करनी, हमें एक फार्मूला निकालना है। यहीं से हम एक फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला तमाम आसान होगा। एक्सीलरेशन बराबर होती है x नॉट ओमेगा इनटू cos थीटा, ओमेगा स्क्वायर इनटू cos थीटा इज इक्वल टू द g x अपॉन a। अगर आप डायरेक्शन नहीं ले रहे हो तो माइनस का कोई काम नहीं आता। अगर हम देखें कि अगर ये पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गया तो एक्सट्रीम पॉइंट पर cos थीटा cos 0 डिग्री बन जाती है। cos 0 डिग्री 1 के बराबर होती है। एक्सट्रीम पॉइंट पर cos 0 डिग्री होती है, और यहाँ पर इसी की वजह से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और x की बजाय यहाँ पर भी आपको x नॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी की वजह से x नॉट यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन l। और ओमेगा को आप हटाएं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दे हो, g अपॉन l, और 2 पाई के स्क्वायर में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर यहाँ पर सेम g अपॉन l, और 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर ले आए तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन l डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर वहां पर आप अंडर रूट दे दें, यहाँ पर 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 एंड पाई स्क्वायर का पाई अंडर रूट g बाय a। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 1 अप फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g अपॉन l, और ये डबल डिवाइड में ये ऊपर ले आएंगे तो ये सिंपली आ जाएगा कुछ ऐसा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी यहाँ पर देखें अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। यहाँ पर देखें कि 2 पाई डबल डिवाइड में है, इसको ऊपर ले आए 2 पाई हो जाएगा। l अपॉन g अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा तो l अपॉन g की वजह से सॉरी मैंने फिर से कर दिया, g अपॉन l है फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन। अगर ऊपर ले आएंगे तो g अपॉन l की बजाय हो जाएगा l अपॉन g, और ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये दूसरी ये। सिंपल पेंडुलम
का टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऑसिलेटर का मास बड़ा हो या कम हो, मास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड पर। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन लेंथ फॉर द गिवन लोकेशन। ये दो इक्वेशंस आप देखें, और ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक का जो ये इक्वेशन डेरिवेट की, इससे ये प्रूव किया हमने कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट फॉर द simple harmonic motion particle and simple pendulum means simple pendulum is a simple harmonic motion oscillator। एक बात आप याद कर लें, अगर आप यहाँ पर इसकी थोड़ी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं करते, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर नहीं होता। अगर आप टोटल एंगल लेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री टोटल एंगल लेंगे, तो टोटल एंगल लेने की वजह से साइन थीटा का जवाब टेन थीटा के बराबर नहीं होगा। साइन थीटा टेन थीटा के बराबर उसी वक्त हो सकता है जब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल एंगल ले लें। स्मॉलर एंगल की वजह से साइन थीटा हटाकर टेन थीटा ले सकते हैं। और अगर टेन थीटा हम लेंगे तो हम ये भी प्रूव कर सकेंगे कि भाई सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और ये भी प्रूव कर सकते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड है। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम था, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ बढ़ाएं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर हम घटाएं तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ इनफिनाइट कर लें तो टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाएगा। अगर हम सिंपल पेंडुलम को ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर ग्रेविटी नहीं हो तो वहां पर टाइम इनफिनाइट हो जाता है, वहां पर सिंपल पेंडुलम स्टॉप हो जाता है, फ्रीक्वेंसी 0, टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाता है। 3 जगह ऐसी हैं जहां पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन्फिनिटी हो जाता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन्फिनिटी हो जाता है। एक, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाएं वहां पर सिंपल पेंडुलम रखें, वहां पर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इन्फिनिटी और फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगर आप इस सिंपल पेंडुलम को ऊपर चले जाएं और इनफिनाइट हाइट पर रखें, वहां पर ग्रेविटी 0 हो जाएगी, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी 0, इसी वजह से टाइम पीरियड इनफिनाइट हो जाएगा। अगर आप इस सिंपल पेंडुलम को फ्रीली फॉल करें तो टाइम पीरियड फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी 0। अगर आप सिंपल पेंडुलम को हेलीकॉप्टर में रख रहे हो और हेलीकॉप्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर चला जाए तो समझ जाना कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हेलीकॉप्टर में सिंपल पेंडुलम आप रख रहे हो और हेलीकॉप्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो फिर भी इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क या फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर रेस्ट में हो, फर्क नहीं आएगा। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में उस वक्त फर्क आएगा जब हेलीकॉप्टर एक्सीलरेशन में हो, मतलब ऊपर चला जाए किसी एक्सीलरेशन की होने की वजह से या नीचे आए। अगर कोई हेलीकॉप्टर एक्सीलरेटेड मोशन में हो और ऊपर चला जाए तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का जो हेलीकॉप्टर के अंदर पड़ा हुआ है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और या टाइम पीरियड कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाए किसी एक्सीलरेशन के साथ तो उसका टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम उसके अंदर हम रख रहे हैं उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम हेलीकॉप्टर को नीचे ले आए किसी एक्सीलरेशन से तो उसके अंदर पड़ा हुआ सिंपल पेंडुलम उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर आप एलिवेटर या लिफ्ट में भी सेम केसेस लें कि अगर कोई लिफ्ट या एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंपल पेंडुलम में जो इसके अंदर पड़ा हुआ। अगर आप किसी लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम ले जाएं और वो लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऊपर चली जाए तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी।
अगर लिफ्ट नीचे आ रही है किसी एक्सीलरेशन से तो उसके अंदर पड़ा हुआ सिंपल पेंडुलम उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हम ये देखें कि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में अगर आप ऐसा कोई पत्थर नहीं, कोई प्लास्टिक का बॉल ले रहे हो, उसके अंदर कोई लिक्विड है, तो याद रख लेना अगर यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा होल कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, तो जब ये यहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें लिक्विड निकलती जाएगी बाहर, और लिक्विड के निकलने की वजह से वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बीच में थी वो नीचे होती जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाने की वजह से लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जो लेंथ लेते हैं ना बेटा, लेंथ इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस पॉइंट तक हम लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये हिस्सा भी काउंट करना है आपको। लेंथ ऑफ पेंडुलम ये बोल यहाँ से यहाँ तक होती है। सो अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम में ऐसा बॉल हो जिसमें लिक्विड हो और वो लिक्विड इसमें से निकल रही हो, ड्रॉन आउट हो रही हो, तो उसका टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट डिक्रीज होगी, बाद में इंक्रीज होगी। अगर आप इसमें ये जो लेंथ है, ये लेंथ एक मेटल की ले रहे हो, तो मेटल की लेंथ लेने के बाद अगर गर्मी आ जाए तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर ठंडी मौसम आ जाए तो इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल की जो मटेरियल होता है वो टेम्परेचर में एक्सपेंड होता है ज़्यादा टेम्परेचर से, और कम टेम्परेचर में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप ग्रेविटी को कम या ज़्यादा करेंगे, कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ से किसी जाबलू इलाके में चले जाएं, माउंटेन पर चले जाएं या माउंट एवरेस्ट में चले जाएं, वहाँ पर ग्रेविटी कम होगी, इसी वजह से सिंपल पेंडुलम जो टाइम पीरियड दिखाएगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप कराची में टाइम पीरियड देखें तो वहाँ पर कराची में टाइम पीरियड होगा उसका 2 सेकंड। अगर आप कोयटा में चले जाएं तो उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2.2 या 2.3 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है और टाइम पीरियड कम होगा। सो 1.8 सेकंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1.8 सेकंड मीन्स जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा हो वहाँ पर टाइम पीरियड कम होगा, जहाँ पर ग्रेविटी कम हो वहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ज़्यादा होगा। ये जो सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को अगर आप आइडियली पढ़ रहे हो तो आइडियली पढ़ने में क्या होता है, इसके जो ऑसिलेशंस होते हैं वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड में होते हैं। अगर आप बीच में एयर को निग्लिजिबल नहीं कर रहे, आप ये मान रहे हो कि बीच में एयर भी है, तो फिर क्या होगा? बीच में एयर भी है तो उस वक्त क्या होगा? इसका जो पहला वाइब्रेशन होगा वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक होगा, और दूसरा वाइब्रेशन होगा वो कम डिस्प्लेसमेंट तक होगा, और तीसरा वाइब्रेशन और कम डिस्प्लेसमेंट में होगा, चौथा वाइब्रेशन और कम डिस्प्लेसमेंट में होगा, और कम और कम और कम 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 ने आखिरकार ये रुक जाएगा, और आखिरकार इसमें जो ऑसिलेशंस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। मतलब ये कि ऐसे ऑसिलेशंस जो किसी मटेरियल की हो जाने की वजह से, बीच में एयर हो या पानी हो या कोई भी मटेरियल हो, उसकी वजह से अगर आप ऑसिलेशंस करवा रहे हो तो ऑसिलेशंस बार बार होंगे, पर कोई ऐसा होता है जो वो खत्म हो जाएंगे, और इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और कम होगा और कम होगा और कम 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 ऐसा होगा। ये जो आप देख रहे हो ये ग्राफ ऐसे ऑसिलेशन का ग्राफ है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है, जिसमें एम्पलीट्यूड बार बार कम होगा। इस किस्म के ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशंस। डैम्पिंग ऑसिलेशंस ऐसे किस्म के ऑसिलेशंस जिसमें मुसलसल एम्पलीट्यूड कम होता जाए। अगर इसके उलट हो जाएगा, मतलब ऐसे किस्म का ऑसिलेशन, ऐसे किस्म का वाइब्रेटिंग मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाने की बजाय ज्यादा हो जाए, मतलब कम ना हो ज्यादा होता जाए बार बार, ये मतलब ग्राफ ऐसा ना हो,
ये ग्राफ ऐसा हो, यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, ये ग्राफ ऐसा हो मींस बढ़ते जाएं ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता जाए किसी ऑसिलेशन में तो समझ जाना इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिजोनेंस। ये हमारे पास एक डैम्पिंग ऑसिलेशन है और यहाँ पर रिजोनेंस है। डैम्पिंग ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, रिजोनेंस में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। और इसी रिजोनेंस की वजह से अगर हम भागते हैं, कभी कभी भागने की वजह से हमारे पास जो ये हमारी टांगे हैं ज्यादा ज्यादा दूर दूर चली जाती हैं और रिजोनेंस हो जाता है हमारी टांगों में। मतलब ये कि हमें हमारी जो टांगे हैं, हमारे लेग्स हैं, वो ज्यादा ज्यादा दूर होती जाती है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है और हम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते क्योंकि हमें तकलीफ हो जाती है। और इसी वजह से हम देखें कि यहाँ पर हम देखें हमारे पास है और दूसरे भी फेनोमेना है। हम देखें कि अगर कोई ब्रिज हो, ऐसी कोई ब्रिज आपने देखी होगी कि रस्सियों से बनती है और वहां पर अगर कोई आदमी चलता है तो वो ऊपर नीचे होती है। एक वाकया था जर्मनी के इलाके में, जर्मनी का किसी दौर में, मतलब वर्ल्ड वार 1 थी या वर्ल्ड वार 2 था, उसमें जर्मनी की फौज एक ब्रिज से दूसरी ब्रिज जाने के लिए, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन जाने के लिए एक ब्रिज का सहारा ले रहे थे और वो ब्रिज रस्सियों से बनी हुई थी। वहां पर वो क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन वो अपनी जो है ना परेड शुरू कर रहे थे और जिसकी वजह से वो ब्रिज ऊपर नीचे हो रही थी। ऊपर नीचे हो जाने की वजह से उसके अंदर रिजोनेंस आ गया। रिजोनेंस एक दूसरी क्वांटिटी की वजह से ये आता है कि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रिजोनेंस हो जाएगा, पर हम डिटेल में नहीं जा रहे। वहां पर भी रिजोनेंस हो गया, इसी वजह से जो रस्सियां हैं वो ऊपर नीचे बहुत हो गई और वो टूट गई, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो फौजी थे, अफवाज थे, वो नीचे गिर गए। मतलब ये कि ये जो रिजोनेंस था वो उस ब्रिज में हो रहा था, इस वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा था। कोई वक्त ऐसा आ गया कि रस्सियां ज्यादा नहीं बढ़ सकी और वो वहां से टूट गई, जिस वजह से वो फौजी अफवाज नीचे गिर गए। इसके बाद हमने देखा कि ये एम्पलीट्यूड, या यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट बहुत जरूरी है, आपको नोट करना चाहिए। अगर कोई भी ऑसिलेट कर रहा हो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है उसके टाइम पीरियड को आप कैसे नापते हैं, यहाँ पर देखिए। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, बस। क्या इसमें एम्पलीट्यूड है? जवाब है नहीं। मतलब ये कि अगर इसमें एम्पलीट्यूड कम होता जाए या ज्यादा होता जाए, सिंपल पेंडुलम में एक मर्तबा अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो हमेशा 2 सेकंड रहेगा। आगे और पीछे आने के लिए 2 सेकंड, आगे और पीछे आने के लिए 2 सेकंड, फिर से 2 सेकंड, चाहे एम्पलीट्यूड बढ़ जाए या एम्पलीट्यूड कम हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम आइसोक्रोनिज्म। मींस simple pendulum does not depend on amplitude with respect to its time period. So frequency and time period of simple pendulum is not depending on the amplitude of simple pendulum. ये बात और लेंथ पर डिपेंडेंट है। और अगर आप एक जमीन पर फर्ज कर लें कि एक आप अर्थ में फर्ज कर लें कि ये हमारी अर्थ है, जमीन है, अगर इसको हम ड्रिल करते जाएं, ड्रिल करते 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 अगर हम इसको आरो पार कर दें, यहाँ पर इसको बीच में काट दें, फर्ज करें, ये तो पॉसिबल नहीं, पर आप फर्ज करने में क्या है, फर्ज कर लें कि हमने जमीन को बीचों बीच आर पार कर दिया। अब क्या होगा, अगर कोई भी बंदा इसमें जंप लगाएगा तो जंप लगाने की बाद में क्या होगा, अगर यहाँ पर ये जंप लगाएगा तो यहाँ पर इस अर्थ का ये जो पोर्शन है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको यहाँ पर खींचेगी, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको यहाँ पर खींचेगी, जिस वजह से ये आदमी नीचे आएगा। और जैसे ये बंदा नीचे आएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी खींचेगी इसको, ये यहाँ पर,
दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और हम कहेंगे बीच में ग्रेविटी क्या है, जीरो। मतलब यहाँ पर इसको कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इनर्शिया कहेगी ये मोशन में है, मोशन में ही हूँ, और इनर्शिया इसको यहाँ पर ले आएगी। पर इनर्शिया जैसे ही इसको यहाँ पर ले आती है तो पीछे लगने वाले फोर्सेस फिर इस पर लगने शुरू होते हैं, जिस वजह से ये उतना ही ऊपर चला जाता है जितना ऊपर से ये आया था। सो फिर से यहाँ तक जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ पर चला आएगा, यहीं पर फिर से फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, इनर्शिया इसको ऊपर ले आएगी और ये उसी तरह से वाइब्रेट करेगा जिससे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जैसे हमने प्रूव की थी। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 86.2 मिनट्स होगा। सो ये हमारे पास 84.6 मिनट्स होगा। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थी, आप नोट कर लें।